हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है बाइनोमियल पार्ट 9 जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है आज मल्टीनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मल्टीनोमियल थ्योरम में जो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा m टू द होल पावर n। जैसे बाइनोमियल में हमारे पास दो टर्म होते थे केवल, x एंड y, x प्लस वाई टू द होल पावर n। तो बाइनोमियल में हमारे पास x एंड y दो टर्म थे, यहां पर हमने जनरल m टर्म ले लिए हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल थ्योरम। जैसे बाइनोमियल में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टू द होल पावर n, अगर ट्राइनोमियल होता तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 टू द होल पावर n। मल्टीनोमियल में जनरल m टर्म हमको ले लेने हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा m टू द होल पावर n। इसका जो जनरल सीरीज एक्सपेंशन होगा सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन हर एक वेरिएबल के लिए तुमको एक कांस्टेंट बच्चों यहां पर लाना है। इसको अल्फा की जगह हम लोग x कर लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xm टू द होल पावर n। इधर ये ले लेते हैं अल्फा 1 फैक्टोरियल, ये x1 वेरिएबल के लिए हो गया, x2 के लिए अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 अल्फा m फैक्टोरियल। इधर आ जाएगा x1 टू द पावर अल्फा 1, x2 टू द पावर अल्फा 2, x3 टू द पावर अल्फा 3 इंटू डॉट 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 xm टू द होल पावर अल्फा m। ये हमारा जो है फाइनल मल्टीनोमियल जो है बच्चों बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे टर्म हो गए। मैं फिर से एक बार साफ साफ अच्छे से लिख देता हूं, इससे आपको समझने में आसानी रहे। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xm टू द होल पावर n इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल इंटू x1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू x2 टू द पावर अल्फा 2 इंटू x3 टू द पावर अल्फा 3 इंटू डॉट 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 इंटू xm टू द पावर अल्फा m अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 3 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 इंटू अल्फा m फैक्टोरियल। तो ये हमारे जो हैं सारे टर्म जो है बच्चों निकल करके आ रहे हैं। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग जो है रिवाइज कर लें। यहां पर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा m ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे
अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा m बिलोंगिंग i प्लस, एंड इन सारे कांस्टेंट का जो सम है वो डिग्री ऑफ मल्टीनोमियल के बराबर होगा। जैसे बच्चों हम लोग एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड टू द होल पावर n, तो ये हो जाएगा सिग्मा n फैक्टोरियल। अब ये जो तीन वेरिएबल हैं यहां पर x, y, z, तो हर एक के लिए एक कांस्टेंट, मान लो हम लोग अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, इंटू x टू द पावर अल्फा, y टू द पावर बीटा, z टू द पावर गामा। यहां पर हमारे x, y, z पॉजिटिव इंटीजर होंगे और x प्लस वाई प्लस जेड ये जो डिग्री ऑफ मल्टीनोमियल है उसके इक्वल होगा। तो इस सीरीज को हम लोग जनरल मल्टीनोमियल सीरीज जो है बोलते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। अब इस पर क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं, अच्छा ये बच्चों अच्छे से समझ में आ गया ना, इसको मल्टीनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाइनोमियल में हमारे पास दो टर्म होते हैं। अच्छा बाइनोमियल भी इस मल्टीनोमियल से बाहर नहीं है भाई, आपने खुद ही देखा होगा कि जब बाइनोमियल होता था x प्लस वाई टू द होल पावर n, तो वहां x एंड y पर जो डिग्री का सम था वो डिग्री ऑफ बाइनोमियल मींस n के इक्वल होता था। अगर x पे पावर n माइनस r होता था तो y पे पावर r हो जाता था, दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल n जो है वो मेंटेन हो जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड टू द पावर 7 in expansion of टू एक्स माइनस 3y टू एक्स माइनस 3y प्लस 5z टू द होल पावर 12। एक्चुअल में ये मल्टीनोमियल का फंडा हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाइनोमियल तक तो ठीक है, x और y दो टर्म होते थे। अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाए या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू टू द होल पावर n हो जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को फिर किन्हीं दो को एक सिंगल टर्म लेना पड़ता था। जैसे 1 प्लस एक्स प्लस वाई टू द होल पावर 10 होता था, तो फिर तुमको x प्लस वाई को एक नया वेरिएबल z लेना पड़ता था। इस तरह से सॉल्व करते थे, पहले इसको ओपन करते थे फिर z का वैल्यू रखते थे, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस हमारे लिए हो जाता था। अगर हमको मल्टीनोमियल का फंडा सीधा सीधा क्लियर है, मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट अगर हमको क्लियर है अच्छे से, तो आप उसको डायरेक्ट जो है सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोगों को एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर 7 इसका कोफिशिएंट जो है फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा 12 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल,
क्योंकि यहां पर ये 3 वेरिएबल हमारे इन्वॉल्व हैं, हर एक वेरिएबल के लिए एक कांस्टेंट तुमको लाना होता है, इंटू 2x टू द होल पावर अल्फा माइनस 3y टू द होल पावर बीटा 5z टू द होल पावर गामा। ये बच्चों हमारा बन रहा है। तो सिग्मा 12 फैक्टोरियल, फिर ये कांस्टेंट पोर्शन जितना है उसको आप अलग कर लीजिए। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमारा 12 होगा, जहां अल्फा बीटा गामा हमारे जो है पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 12। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 12। अब ये जो पोर्शन है इसको आपने इससे कंपेयर करना है। तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर 7, तो इसको जब इससे कंपेयर करोगे तो अल्फा 3 हो जाएगा, बीटा 2 हो जाएगा, गामा 7 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 2, गामा इक्वल टू 7। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकल करके आएंगी। तो ये वैल्यूज जो है वो हमको इसमें रख देनी है। तो हमारा जो कोफिशिएंट निकल करके आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर 7 इक्वल टू 12 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर अल्फा, अल्फा हमारा 3 है, बीटा 2 है तो माइनस 3 टू द पावर 2, और गामा 7 है 5 टू द पावर गामा अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर होगा। तो किस तरह से सॉल्व करना है ये थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को हो रहा होगा। इससे फायदा यह है कि अब जैसे अगर ये फंडा तुम लोगों को मल्टीनोमियल करना क्लियर होता तो तुमको किन्हीं 2x माइनस 3y प्लस 5z में किन्हीं दो को आपको एक सिंगल क्वांटिटी लेके चलना पड़ता, जैसे 2x माइनस 3y को t लेकर के चलना पड़ता, तो वो थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3z टू द होल पावर 15
find coefficient of x to the power 5, y to the power 3, z to the power 9. In expansion of 2 minus 3x plus y minus 2z to the whole power 20. तो हम लोगों को x to the power 5 into y to the power 3 into z to the power 9 इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है इन एक्सपेंशन ऑफ 2 minus 3x plus y minus 2z to the whole power 20 में। तो सबसे पहले ये जो मल्टीनोमियल है हमारा, चूंकि इसमें 1 2 3 4 दो से ज्यादा टर्म है डिग्री के अंदर, इसलिए इसको हम लोग मल्टीनोमियल बोलते हैं। तो सिग्मा ट्वेंटी फैक्टोरियल। अब देखो हर एक टर्म के लिए, ये 4 टर्म है यहां पर ब्रैकेट के अंदर, हर एक टर्म के लिए तुमको एक कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व कर देना है। तो अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, डेल्टा फैक्टोरियल। तो 2 to the power अल्फा माइनस 3x to the power बीटा y to the power गामा इंटू माइनस 2z to the whole power डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे और इन चारों का जो सम है वो डिग्री ऑफ मल्टीनोमियल के इक्वल होगा। देखो अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो ये भी एक टर्म ही है, वो चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, ठीक है ना। हर एक टर्म के लिए, वो चाहे कांस्टेंट टर्म हो चाहे वेरिएबल टर्म हो, हर एक टर्म के लिए एक कांस्टेंट हमको इसमें इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो है हमारा वो 20 होगा, 20 होगा। अब यहां से कांस्टेंट और वेरिएबल को हमको अलग कर लेना है। टू टू द पावर अल्फा इंटू माइनस 3 टू द पावर बीटा माइनस 2 टू द पावर डेल्टा, तो x टू द पावर बीटा, y टू द पावर गामा, z टू द पावर डेल्टा अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल इंटू डेल्टा फैक्टोरियल। अब ये जो टर्म है उसको इसके इक्वल कर दो। तो
x टू द पावर 5, y टू द पावर 3, z टू द पावर 9। इसको कंपेयर कर दो x टू द पावर बीटा, y टू द पावर गामा, z टू द पावर डेल्टा। तो बीटा इक्वल टू 5, गामा इक्वल टू 3, डेल्टा इक्वल टू 9। बीटा 5 है, गामा 3 है, डेल्टा 9 है। तो बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये 17 हो गया, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 20 है। इसका वैल्यू 17 हो गया, तो अल्फा हमारा आ गया 3। तो इस तरह से बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा ये चारों हमारे फाइंड आउट होकर के आ गए। तो अब जो फाइनल कॉफिशिएंट है, ठीक है, वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का वैल्यू आपको यहां पे रखना होगा। तो उससे हमको जो है फाइनल जो कॉफिशिएंट है, अब देखो जैसे यहां एक्स वाई जेड, बीटा, गामा, डेल्टा का वैल्यू तो मिल गया था। तो ये जो एक कांस्टेंट के कारण जो अल्फा आया था, तो जितना पावर बचा, अब जैसे इन तीनों का सम तो 17 है, ठीक है। कई बार होता क्या है ना कि जैसे तुम लोग इन तीनों पे पावर का सम देख लेते हो, तो 5 + 3 8, 8 + 9 17, और यहां तुमने देखा 20, तो तुमने सोचा कि ये टर्म पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, अगर कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो पॉसिबल होगा भाई। एक्स वाई जेड पे जो डिग्री का सम है, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट पड़ा है तो वो भी एक पावर लेगा। हां, अगर कांस्टेंट इन्वॉल्व ना होता, ये टर्म यहां पर इन्वॉल्व ना होता, तो यहां पर डिग्री का ये इन तीनों को जब तुम जोड़ोगे तो 17 बन रहा है और यहां 20 है, तो ये टर्म पॉसिबल ना होता, तब ये टर्म पॉसिबल ना होता। क्योंकि जो डिग्री का टोटल सम है, क्या लिख रहे हो सर अल्फा के लिए? दिख तो रहा है यहां पे अल्फा इक्वल टू 3। तो ठीक से समझो, तो यहां पर जो है अगर टोटल डिग्री का सम कम रह जाता तो फिर वो डिग्री का टर्म पॉसिबल ना होता, अगर कांस्टेंट 2 इन्वॉल्व ना होता। अगर कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो जितना डिग्री कम पड़ रहा है, फिर वो उस कांस्टेंट पे पावर आ जाएगा। वो कैलकुलेटेड है, वो निकल करके आ रहा है। क्लियर कट आपको दिख रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, अब मैं लिख रहा हूं, काफी टाइम मैंने दिया तुम लोगों को समझने के लिए। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, y टू द पावर 3 इंटू z टू द पावर 9 है, वो इक्वल होगा 20 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 9 अपॉन अल्फा हमारा 3 है, 3 फैक्टोरियल, बीटा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल।
ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप लोग आसानी के साथ कॉफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं, फाइंड कॉफिशिएंट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड टू, फाइंड कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, y टू द पावर 7, z टू द पावर 11 इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड टू द होल पावर 25। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई जेड पर डिग्री का जो टोटल सम है वो बच्चों 21 बनता है। जो डिग्री ऑफ मल्टीनोमियल है वो आपका 25 है। अच्छा, यहां पर कांस्टेंट भी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि एक्स वाई जेड पे डिग्री कम था, लेकिन चूंकि कांस्टेंट वहां पर इन्वॉल्व था तो जितना डिग्री बचा था वो कांस्टेंट के पास चला गया था। अब इसमें जो है, चूंकि जो मल्टीनोमियल है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म या और कोई एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास नहीं है, तो यहां पर चूंकि ये डिग्री ऑफ मल्टीनोमियल 25 है और एक्स वाई जेड पे जो टोटल सम है 21 है। जो 4 कम पड़ रहा है, यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म वगैरह अगर होता, जैसे 1 to 1 कुछ होता, 2 होता अंदर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो जितना पावर कम था वो उस पर सेट हो जाता। तो यहां पर अब इस डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं है, और अगर किसी डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं होता है तो फिर उसका जो कॉफिशिएंट है वो 0 होगा। अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं होता है तो उसका कॉफिशिएंट 0 होता है। तो हमारा जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई इंटू वाई टू द पावर 7 इंटू जेड टू द पावर 11 है वो आपका बच्चों 0 आएगा। ज्यादा हो या कम हो, जैसे ज्यादा भी अगर है, फाइंड कॉफिशिएंट ऑफ x to the power 9 into y to the power 2 into z to the power 7 in expansion of x plus y minus 2z to the whole power 11। तो यहां पर आप देखो x y z पे जो डिग्री का सम है 9 plus 2 plus 17 टोटल 18 आ रहा है, और यहां जो डिग्री ऑफ मल्टीनोमियल है वो 11 है। तो यहां जो एक्स वाई जेड पे जो डिग्री का सम है वो 11 से ज्यादा है। तो कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही सिचुएशन में फिर इस पर्टिकुलर डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं होगा। इवन इसमें तो अगर कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो जाए तब भी उस डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं होगा। कम वाले में तो ये होता है कि जैसे यहां पर डिग्री ऑफ मल्टीनोमियल 25 था, एक्स वाई जेड पे डिग्री का सम 21 है, तो भाई जितना बचा, अगर यहां पर कांस्टेंट टर्म वगैरह कोई इन्वॉल्व होता तो उस पे पावर में चला जाता। लेकिन अगर एक्स वाई जेड पे डिग्री का सम ज़्यादा है तब तो कोई सिचुएशन ही नहीं है, तब तो सीधा सीधा स्ट्रेट, अगर कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है तब भी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में सीधा सीधा आपको आंसर 0 लिख देना है भाई। अगर किसी डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट 0, तो इसका भी आंसर आपका 0 आएगा। कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। कम वाले में तो एक बार यह है कि अगर कांस्टेंट वगैरह पड़ा हुआ है मल्टीनोमियल के अंदर तो जितना पावर कम पड़ता है वो कांस्टेंट की डिग्री पे चला जाता है। लेकिन ज्यादा वाला में तो कोई सिचुएशन ही नहीं, उसमें तो सीधा सीधा स्ट्रेट आंसर 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ ट्रिकी पॉइंट्स थे, वो भी डिस्कस करना जरूरी था, तो वो भी मैंने बताया तुम लोगों को।
मल्टीनोमियल थ्योरम का फंडा भी आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, उस पर भी डिस्कशन करना जरूरी है कि कॉफिशेंट ऑफ x टू द पावर r अगर निकालना हो, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने मल्टीनोमियल सीखा तो उसमें सब टर्म अलग अलग थे, x y z, है कि नहीं, या x1 प्लस x2, है कि नहीं। तो ये सब इंडिपेंडेंट थे, एक तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं थे। अगर ये x1 x2 x3 xm एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने लगे तो फिर उसमें कॉफिशेंट वगैरह कैसे निकाले जाएंगे, उसका भी फंडा हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट केस था जिसमें x1 x2 x3 xm are independent to each other, x1 x2 x3 xm एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो उसका सीरीज एक्सपेंशन तो हम लोगों ने देखा ही बच्चों। x1 to the power alpha 1, x2 to the power alpha 2, xm to the power alpha m। जहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डॉट डॉट प्लस अल्फा m बराबर n होगा। अब सेकेंड केस में मेन, ये केस तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, भी पीछे हम लोग कर ही रहे थे। अब ये मेन सेकेंड केस है जिस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। इफ x1 x2 x3 डॉट 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 xm आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, x1 x2 x3 xm एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट मतलब जैसे हमने x1 को ले लिया a1, इसको ले लिया a2 इंटू एक्स, इसको ले लिया a3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये है am इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1। तो होगा क्या कि जैसे x2 हमारा a2 इंटू एक्स है, x3 हमारा a3 इंटू एक्स स्क्वायर है, xm हमारा am इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 है। तो अगर हम x को चेंज करेंगे तो फिर ये सारे एक साथ बदल जाएंगे। अभी इसके पहले केस 1 में क्या था कि अगर हमको x2 को चेंज करते तो खाली ये बदलता, x3 चेंज करते खाली ये बदलता, x1 चेंज करते तो खाली ये बदलता। अब डिपेंडेंट में क्या है कि अगर हमने x चेंज किया तो x2 के साथ साथ x3 भी बदलेगा, xm भी बदलेगा, सबकी वैल्यू बदलेंगी।
सबकी वैल्यू बदले या कुछ की वैल्यू बदले तो फिर वो डिपेंडेंट में चला जाएगा, फिर वो इंडिपेंडेंट में नहीं होगा, फिर केस 1 नहीं, केस 2 पे हम लोग आएंगे। तो इसका सीरीज एक्सपेंशन कैसे हम लोगों को करना है, तो देखो इस तरह का बच्चों मल्टीनोमियल बनेगा। मैंने x1 की जगह ये रख दिया, x2 की जगह ये रख दिया, x3 की जगह ये रख दिया, प्लस डॉट 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 xm की जगह ये आ जाएगा। बाकी डिग्री ऑफ मल्टीनोमियल आप वही रखिए। तो ये डिपेंडेंट का केस हो गया, केस सेकेंड। अब इसका सीरीज एक्सपेंशन हम लोगों को करना है। तो करना क्या था, पहले वो आप लोगों को समझना जरूरी था, तो वो मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया। अब इसका सीरीज एक्सपेंशन कैसे होगा, इस पर हम लोग जो है बच्चों आते हैं। तो इसका सीरीज एक्सपेंशन कैसे होगा, इस पर हम लोग जो है बच्चों आते हैं। तो केस 2 में a1 a2 इंटू एक्स a3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस am इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 टू द होल पावर n इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल a1 से लेकर के am तक गए हो तो ब्रैकेट के अंदर टोटल m टर्म हमारे जो हैं बन रहे हैं। तो जैसा कि केस 1 में था, हर एक टर्म के लिए एक कांस्टेंट हम लाएंगे। ये टोटल m टर्म है हमारे, तो a1 टू द पावर अल्फा 1, a2 इंटू एक्स टू द पावर अल्फा 2, a3 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर अल्फा 3, डॉट 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 am इंटू एक्स टू द पावर am इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1। थोड़ा सा स्पेस बच्चों कम पड़ रहा, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। n फैक्टोरियल a1 टू द पावर अल्फा 1, a2 इंटू एक्स टू द पावर अल्फा 2, a3 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर अल्फा 3, am इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1, am इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1,
a1 to the power alpha 1, a2 into x to the power alpha 2, a3 into x square to the power alpha 3, am into x to the power m minus 1 to the whole power alpha m upon alpha 1 factorial, alpha 2 factorial, alpha 3 factorial डॉट 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 अल्फा m factorial। ये जनरल सीरीज एक्सपेंशन हमारा बनेगा। इसको और अच्छे से अगर ओपन किया जाए तो कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। एक्स पे जो पावर है उनको ऐड कर दो, अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 प्लस m माइनस 1 इंटू अल्फा m अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल, अल्फा m फैक्टोरियल। यहाँ पर जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा m है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर होंगे एंड अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा m ये इक्वल टू n होगा। फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, क्योंकि सारे टर्म फर्स्ट वाले को छोड़ करके सारे टर्म x पे डिपेंडेंट थे, तो x पे जो नेट पावर आया है वो r के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 प्लस m माइनस 1 इंटू अल्फा m इक्वल टू r। तो ये हमारा जो है नेट बन रहा है। अब एक एग्जाम्पल जब हम लोग करेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो एक बार इसको ज़रा अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, आई थिंक ये चीज़ें आपने रिवाइज कर ली होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसको क्वेश्चन पे सीधे सीधे इंप्लीमेंट करते हैं। Find coefficient of x to the power 4 in expansion of 2
माइनस 3x फाइव एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 5। 2 minus 3x plus 5x square to the whole power 5। तो बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका जनरल सीरीज एक्सपेंशन जो है वो हम लोग लिखते हैं बच्चों सिग्मा 5 फैक्टोरियल अपॉन, चूंकि यहां देखो 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है ये, तो 3 कांस्टेंट आएंगे, चाहे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले लो या अल्फा बीटा गामा ले लो, जो तुमको अच्छा लगे। तो अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर अल्फा माइनस 3x टू द पावर बीटा और 5x स्क्वायर टू द होल पावर गामा। यहां पर अल्फा बीटा गामा हमारे कांस्टेंट हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब x पे अगर हम लोग नेट पावर कलेक्ट करते हैं ये पॉजिटिवों पर लिखा जा चुका है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो x पे नेट पावर है बीटा प्लस 2 गामा, उसको इससे कंपेयर कर दो, तो जो बीटा प्लस 2 गामा है वो इक्वल टू 4 हो जाएगा बच्चों। तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 4। तो यहां पर 2 इक्वेशन हमारी बन रही हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 और दूसरा बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 4 और अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव इंटीजर है, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा
अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालने के लिए। तो वो टेबल कैसे बनता है वो अब हम लोग जो है समझते हैं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हम लोगों को चाहिए। एक तो ये तीनों का सम 5 है, बीटा प्लस 2 गामा 4 है। तो बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 4, इसमें कम वेरिएबल हैं, इस पर केस बनाना हमारे लिए आसान है। चूंकि अल्फा बीटा गामा तीनों का सम 5 है और तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो इट मींस अल्फा बीटा गामा में तीनों ही अल्फा बीटा गामा 0 से कम नहीं होंगे और 5 से ज्यादा नहीं होंगे। फिर से सुन लीजिए, अल्फा बीटा गामा तीनों का सम 5 है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई भी 0 से कम नहीं होगा। चूंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका 0 होता है, और तीनों का सम चूंकि 5 है तो इनमें से कोई भी 5 से ज्यादा नहीं होगा। यानी ये तीनों ही अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज 0 से 5 के बीच में खेली जाएंगी। अब ये टेबल सब लोग देखें। सबसे पहले हम लोग ये इस सेकेंड इक्वेशन पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इसको हम लोग 0 ले लेते हैं, तो 2 गामा इक्वल टू 4, गामा इक्वल टू 2, तो अल्फा अपने आप 3 हो गया, चूंकि तीनों का सम 5 होना है। फिर से देखें, हमने बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 4, चूंकि इसमें 2 ही वेरिएबल हैं, इसमें हमारे लिए वैल्यूज निकालना आसान है। तो हमने चूंकि अल्फा बीटा गामा तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं और तीनों का सम 5 है, तो अल्फा बीटा गामा 0 से कम नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, इंडिविजुअल तीनों ही। तो बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 4 में हमने बीटा का वैल्यू 0 उठा लिया है। तो जो बीटा 0 लिया तो 2 गामा इक्वल टू 4, यानी गामा इक्वल टू 2, तो अल्फा अपने आप 3 हो गया, क्योंकि तीनों का सम 5 होना है। अब बीटा इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं, भाई 0 के बाद अगला वैल्यू 1 है, तो 2 गामा हो जाएगा 3, गामा हो जाएगा 3/2, जो कि संभव नहीं है। तो बीटा इक्वल टू 2 नेक्स्ट वैल्यू बनेगा। बीटा को जब हम 2 लेंगे, क्योंकि भाई गामा नॉन इंटीजर नहीं हो सकता ना, तो इसलिए बीटा इक्वल टू 1 पे गामा नॉन इंटीजर हो रहा है, इसलिए छोड़ना पड़ेगा। बीटा इक्वल टू 2 पे आ जाओ, गामा 1 हो गया। तो अल्फा अपने आप 2 हो गया। भाई चूंकि तीनों का सम 5 होना है, तो 2 + 1 3, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2, तो अल्फा अपने आप 2 हो गया। अब बीटा इक्वल टू 3 जब लोगे तो गामा नॉन इंटीजर हो जाएगा। बीटा इक्वल टू 3 पे 4 - 3, गामा हाफ आएगा। तो चूंकि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हाफ छोड़ना पड़ेगा। फिर बीटा इक्वल टू 4 सेलेक्ट होगा। अब हम जब बीटा इक्वल टू 4 लेंगे यहां पर,
तो गामा 0 हो जाएगा, अल्फा अपने आप 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 5 होना है। इसके बाद बीटा इक्वल टू जैसे ही 5 लोगे तो गामा नॉन इंटीजर के साथ साथ नेगेटिव भी होने लगेगा, तो यानी अब इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बीटा इक्वल टू 4 हमारा लास्ट वैल्यू होगा, क्योंकि इसके बाद गामा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पहला नेगेटिव मिल जाए बस वहीं रुक जाना है, क्योंकि इसके बाद अगर बीटा का वैल्यू और बढ़ाओगे तो गामा और बढ़िया नेगेटिव होगा। तो यही 3 ऑप्शन हमारे पास निकल करके आ रहे हैं। अल्फा बीटा गामा का ये कॉम्बिनेशन हमको यहां पे रखना होगा बच्चों। तो अब जो है फाइनली हम लोगों को चीजों को समझ लेना है। हाँ, आई थिंक इतना सफिशिएंट है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा की 3 वैल्यूज निकल करके आई हैं, अब इनको हम लोग जो है, जो हमारा जनरल टर्म है वहां पर फाइनली आपको रख देना होगा। तो वहां से जो है फाइनल आंसर आपका जो है कलेक्ट होकर के आ जाएगा। जैसे एक सीट का क्वेश्चन, असाइनमेंट का क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, उससे तुम लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन लोगों के पास असाइनमेंट है उसको जो है ओपन कर लें। ये एग्जैक्टली जो क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है। चलिए मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ।
अब ये तुम लोगों को खुद से भी ट्राई करना है। फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 इन x माइनस 2y प्लस 3z टू द होल पावर 4। एक मिनट। 2 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर टू द होल पावर 4। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका जनरल सीरीज एक्सपेंशन कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल। चूंकि 3 कांस्टेंट यहां पर इन्वॉल्व होंगे, अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब ये कांस्टेंट पोर्शन को अलग कर लेना है। x पे पावर बीटा प्लस 2 गामा आ गया अपॉन दिस वन। यहां पर अल्फा बीटा गामा हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू डिग्री ऑफ मल्टीनोमियल के इक्वल होगा, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा ये जो बीटा प्लस 2 गामा है ये x पे पावर 3 है, तो बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 3। अब आप लोग बच्चों टेबल बनाएं। मैंने उसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया है जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए प्रॉपर, और इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा जिससे कि कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। पिछले क्वेश्चन में मैंने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको खुद रखने के लिए बोला था, लेकिन मैं अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ भी रख करके शो कर दूंगा जिससे अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जब टेबल बनाओगे तो मेन इसका खेल होगा सेकंड, चूंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं। तो अब मैं टेबल बना रहा हूं। अब जैसे पिछले वाले में बीटा इक्वल टू जब 0 हमने रखा था तो गामा का वैल्यू मिला था इंटीजर, लेकिन इसमें तुम देखोगे बीटा इक्वल टू 0 पे गामा 3/2 है। यहाँ पे बीटा जब आप 0 लोगे तो बच्चों गामा का वैल्यू 3/2, जो कि संभव नहीं है। गामा हमारा नॉन इंटीजर नहीं हो सकता है। अल्फा बीटा गामा तीनों का पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। तो बीटा का वैल्यू जब 1 लोगे तब मामला सेट होगा। बीटा इक्वल टू 1 पर गामा का वैल्यू भी चूंकि 3 - 1 2/2, तो गामा भी 1 आएगा। अब तीनों का सम चूंकि 4 होना है तो अल्फा 2 आ गया भाई। 2 + 1 + 1 4 हो गया। इसी तरह से जब बीटा का वैल्यू 2 लोगे तो गामा हाफ हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट वैल्यू गामा इक्वल टू 3 पे आओगे, बीटा इक्वल टू 3 पर आओगे तो जब बीटा 3 लोगे तो गामा 0 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1। इसके आगे आप जाओगे नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों का सम 4 है। इनमें से कोई भी एक अकेला 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। क्योंकि तीनों ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इनमें से कोई भी एक अकेला 0 से कम नहीं होगा और 4 से ज्यादा नहीं होगा, और साथ ही साथ इंटीजर भी होगा। क्योंकि बीटा इक्वल टू 4 जब लोगे तो गामा नेगेटिव होने लगेगा, तो यहां से छोड़ देना है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा गामा के हमारे बच्चों बन रहे हैं। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ x3, जो फाइनल आंसर है,
वो लिखता हूं। तो यहां पर वैल्यू आपको बच्चों रखना है। तो पहले जो फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, अल्फा बीटा गामा 2 1 1। तो 2 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 1 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस, अब सेकेंड कॉम्बिनेशन में आ जाओ। सेकेंड कॉम्बिनेशन 130 है। तो अल्फा टू द पावर 1 है तो 2 टू द पावर 1, तो 4 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 1, फिर बीटा का वैल्यू 3 है तो माइनस 3 टू द पावर 3 और 4 टू द पावर 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्हीं दोनों को बच्चों तुम लोगों को ऐड कर देना है, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो यहां पर आ जाएगा। ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया है, जिससे कि जो डाउट या कंफ्यूजन तुम्हारे माइंड में हो वो क्लियर हो जाए। अब इसमें दो चीजें मैं और तुम लोगों को बताना चाहूंगा। दो चीजें मैं और तुम लोगों को बताना चाहूंगा। सम ऑफ ऑल मल्टीनोमियल कोफिशिएंट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो मेथड टू फाइंड सम ऑफ, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल कोफिशिएंट होते थे, उसी तरह से मल्टीनोमियल थ्योरम में मल्टीनोमियल कोफिशिएंट होंगे। सम ऑफ ऑल मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स in any मल्टीनोमियल सीरीज। तो इसका एक सीधा सीधा फंडा है, वो आप सब लोग सीख लो। सम ऑफ ऑल मल्टीनोमियल कोफिशिएंट अगर आपको निकालने हो तो जो भी वेरिएबल्स मल्टीनोमियल सीरीज में इन्वॉल्व हैं, जो भी वेरिएबल्स मल्टीनोमियल सीरीज में इन्वॉल्व हैं उनको 1 कर देना है। तो पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1 into the given multinomial series। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स
in x plus y to the whole power n। बच्चों ये जानते हो कि ये बाइनोमियल होता है। पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स 2 to the पावर n हो जाएगा। और अगर तुम इसको चेक भी करना चाहो तो x प्लस वाई टू द होल पावर n, NC0 into x to the power n, NC1 x to the power n minus 1 into y, NC2 x to the power n minus 2 into y square, NCn y to the power n होता है। तो अगर इसमें हम लोग ये, मैं देखो आंसर तो तुम्हारा यहां आ चुका है, ये कैसे आया मतलब तुमको संतोष हो जाए, तुम कंफर्म हो जाओ, उसके लिए मैं करके दिखा रहा हूं। ये 1 रख दिया मैंने 1 रख दिया इसमें। तो इधर देखो, जब आप 1 रखोगे तो इधर देखो 2 to the पावर n आ गया, और इधर देखो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn, C0 से Cn, ये तुम्हारा सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अगर कोई मल्टीनोमियल सीरीज है तो उसमें मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे। तो कुल मिला करके ये है कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है तुमको उसमें उनको 1 कर देना है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट तुम्हारा आसानी से आ जाएगा। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट तुम्हारा आसानी से आ जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फाइंड sum of all coefficients in series 2x minus 3y plus 5z to the whole power 50। तो ये हमारा सीरीज है, और इसमें हम लोगों को ऑल कोफिशिएंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो अब ये मल्टीनोमियल सीरीज है, तो चाहे बाइनोमियल हो या मल्टीनोमियल, भाई बाइनोमियल कोई मल्टीनोमियल से बाहर थोड़ी है बच्चों। बाइनोमियल तो मल्टीनोमियल का एक पार्ट होगा। जो रिजल्ट मल्टीनोमियल में इन्वॉल्व हैं बाइनोमियल में तो लगेंगे ही लगेंगे। तो खैर हम लोग यहां पर चूंकि 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो तीनों को 1 कर देते हैं। तुमको यहां प्लस माइनस से मतलब नहीं है। बाइनोमियल के बीच में प्लस साइन हो, मल्टीनोमियल के बीच में प्लस साइन हो, माइनस साइन हो, जो भी हो, यहां कोई भी साइन हो, देखो यहां माइनस है, यहां प्लस है, तुमको तीनों को 1 रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो जो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स बनेंगे 2 into 1 minus 3 into 1 5 into 1 to the whole power 50। तो 5 plus 2 7, 7 minus 3 4, 4 to the power 50 आ गया। यह इसका फाइनल आंसर है। तो किसी भी मल्टीनोमियल में, बाइनोमियल में अगर हमको सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट चाहिए तो सीधा सीधा फंडा बच्चों तुम लोगों को इन्वॉल्व कर देना है
जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उनको 1 कर देना है, खत्म, सीधा आंसर आ जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्म अगर आपको निकालने हो, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म, तो उसका क्या फंडा होगा, उसको भी हम लोग बच्चों सीख लेते हैं। तो मेथड टू फाइंड total number of distinct terms in any multinomial series, in any multinomial series, if terms are independent to each other, अगर टर्म हमारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सपोज ये हमारा मल्टीनोमियल सीरीज है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xm टू द होल पावर n। तो ये m टर्म यहां पर इन्वॉल्व है, डिग्री n है। तो मैं एक सीधा सीधा तुम लोगों को जड़ी बूटी दे रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1। इसको बच्चों तुम लोग रट लो, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने में कभी भी तुमको दिक्कत नहीं होगी। जैसे बाइनोमियल में तो तुम लोगों को याद ही है, जो स्टैंडर्ड बाइनोमियल हमारा है x प्लस वाई टू द होल पावर n, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो n प्लस 1 होते हैं। जो डिग्री ऑफ बाइनोमियल होता है उसमें एक जोड़ देते हो भाई, c0 से लेकर के cn तक जाते हो, तो c0 से लेकर के जब तुम cn तक जाओगे तो जो टोटल टर्म तुम्हारे बनते हैं वो n प्लस 1 बनते हैं। तो देखते हैं बच्चों बाइनोमियल में आता है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई टू द होल पावर n। अब इसको बच्चों इससे कंपेयर करो, तो n बराबर तो n ही है, और यहां जैसे x1 से xm, तो x और y m बराबर 2 हो गया। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म बनेंगे n प्लस 2, m की जगह मैंने 2 रख दिया है, माइनस 1 c 2 माइनस 1, यानी n प्लस 1 c1, और इसको जब काउंट करोगे तो n प्लस 1 ही आएगा। और अगर तुमको याद हो, और याद होना चाहिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही है कि बाइनोमियल में पदों की कुल संख्या n प्लस 1 होती है। तो कभी भी तुम लोगों को टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर निकालने हो तो ये फार्मूला जो है वो तुम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक हम लोगों की सीट का ही असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म तुम लोगों से जो है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है असाइनमेंट का। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म the number of distinct terms in expansion of
in expansion of x plus y minus z to the whole power 16। ए ऑप्शन है। ये बच्चों सब लोगों को खुद ही सॉल्व करना है, तो तेजी से मुझको आंसर भेजना है। सेकंड ऑप्शन है 153, थर्ड ऑप्शन है 16, लास्ट ऑप्शन है 17। यस, कम ऑन माय आर्मी, वेरी गुड, यस यू कैन डू इट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x plus y minus z to the whole power 16। A, B, C, D, 4 options are given here. A option 136, B option 153, C option 16, last option 17. Yes, very good. Come on. Yes, all of you can do it now. Very good. सही आंसर इसका तुम लोगों को देना है। यस, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कौन सबसे पहले आंसर भेजता है। यस, वेरी गुड। अप्लाई फार्मूला हियर। तो जो जड़ी बूटी मैंने आप लोगों को दी है वो जड़ी बूटी सीधा सीधा अप्लाई कर दो, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। यहां x y z, m बराबर 3 है बच्चों, n का वैल्यू 16 है, तो फॉर्मूला हमारा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म का n प्लस m माइनस 1 cm माइनस 1, तो n प्लस 19 19 18c2 18c2। यस, एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करें। कम ऑन बच्चों, यस वेरी गुड। कई बच्चों ने सेकंड ऑप्शन लिखा है, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। यस, 18c2 का वैल्यू जब आप काउंट करोगे तो 153 निकल करके आएगा। तो आज हम लोगों ने मल्टीनोमियल का पूरा फंडा कर लिया है। असाइनमेंट में आप लोग देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 से ज्यादा टर्म इन्वॉल्व हो ब्रैकेट के अंदर, उनको अब आप लोग मल्टीनोमियल थ्योरम से अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से रिवाइज करके, और जो क्वेश्चन असाइनमेंट में मल्टीनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है उनको तुम लोगों को सॉल्व कर लेना है। बाकी इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग जो है नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर। थैंक यू।